नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टॉप 10 डेली करंट अफेयर सीरीज में। आज 31 दिसंबर है और आज भी हम रोज की तरह ही 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। न केवल इन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे बल्कि इन प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी विचार करेंगे जो हमारी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी करें। इस वीडियो की PDF फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको इस वीडियो की PDF फाइल उपलब्ध हो जाएगी। जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें लक्ष्य के साथ। तो चलते हैं कल के वीडियो के अंदर पूछे गए प्रश्न पर। तो कल के वीडियो के अंदर पूछा गया प्रश्न कुछ इस प्रकार था कि वर्ष 2030 में एशियाई खेलों की मेज़बानी किस देश के द्वारा की जाएगी। ऑप्शन है कतर, सऊदी अरब, कुवैत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा कतर। कतर 2030 के एशियाई खेलों की मेज़बानी करेगा। तो चलते हैं वीडियो के आज के अपने पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न है कि केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है। ऑप्शन है लद्दाख, पुडुचेरी, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। तो इसका उत्तर होगा लद्दाख। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन ने मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया और ये केंद्र 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये देश का सबसे ऊंचाई पर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र बन गया है। यह केंद्र लद्दाख के लिए मौसम के पूर्वानुमान की सेवाएं प्रदान करेगा और जिससे मौसम संबंधी भविष्यवाणी और पूर्व चेतावनी की प्रणाली मजबूत हो सकेगी। इसके उद्घाटन के साथ ही लद्दाख के पास अब अपना एक मौसम विज्ञान केंद्र हो गया है और इससे पहले लद्दाख के पास इस प्रकार का कोई भी केंद्र नहीं था। वहीं देखा जाए तो ये केंद्र लद्दाख के दो जिलों लेह और कारगिल के मौसमों के पूर्वानुमान को बताएगा। इसी प्रकार लद्दाख की स्थिति देखें तो लद्दाख भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषणा 9 अगस्त 2019 में की गई थी और इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 2019 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर की गई। इससे में दो जिले हैं, लेह और कारगिल, और इसके उपराज्यपाल वर्तमान में कौन है? राधाकृष्ण माथुर। यदि इसकी स्थिति भारत में देखें तो भारत में ये क्षेत्र पहले पूरा जम्मू एंड कश्मीर पूर्ण राज्य के रूप में था, जिसको दो भागों में विभाजित कर एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के रूप में स्थापित किया गया और इसकी राजधानी लेह है। तो चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क किस राज्य में खोला गया। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। तो इसका उत्तर होगा उत्तराखंड। तो भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ खोला गया? उत्तराखंड में खोला गया और इसका उद्घाटन किया एक तितली विशेषज्ञ पीटर स्मेटसेक ने इसका उद्घाटन किया। कहाँ? नैनीताल के हल्द्वानी में एक प्रसिद्ध तितली विशेषज्ञ पीटर स्टेकमैक ने इसका उद्घाटन किया। और इसके साथ ही देखें तो पॉलिनेटर पार्क में मधुमक्खी, तितली, पक्षी और कीड़े के लगभग 50 प्रजातियां हैं। कीड़ों के लगभग 50 प्रजातियां हैं और ये इस पार्क का निर्माण उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान विंग द्वारा किया गया है। इस पार्क के निर्माण का मुख्य उद्देश्य परागकण प्रजातियों के बारे में जागरूकता पैदा करना और उनका संरक्षण करना है। इसके साथ ही यदि देखें तो उत्तराखंड भारत के उत्तर में स्थित एक राज्य है और इसका गठन 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग एक उत्तरांचल नाम से किया गया। इसके बाद ही देखें तो राज्य की सीमाएं उत्तर में तिब्बत, चीन, पूर्व में नेपाल से लगती है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है और इसके साथ ही भारत में पश्चिम में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में उत्तर प्रदेश इसकी सीमा से लगे राज्य है। इसके साथ ही इसकी राजधानी देहरादून है और जो कि शीतकालीन राजधानी है, गौरसैन जो कि इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य है। उत्तराखंड के अन्य प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों पर एक दृष्टि डालें तो ये कुछ इस प्रकार हैं। जिम कॉर्बेट जो कि भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी और ये भारत का पहला टाइगर रिजर्व भी है। इसके साथ ही नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं जो उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। तो उत्तराखंड की स्थिति मानचित्र पर देखें तो उत्तर में स्थित ये उत्तराखंड और इधर तिब्बत, चीन और इधर नेपाल जो इसके पूर्व में है, हिमाचल प्रदेश और इसके दक्षिण में उत्तर प्रदेश के साथ ये सीमा साझा करता है। तो चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में
किस भारतीय को ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन के बोर्ड सदस्य के रूप में नामित किया गया? ऑप्शन है डॉक्टर राजीव महाजन, रमेश चंद्रा, डॉक्टर हर्षवर्धन, सौरभ सिन्हा। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर हर्षवर्धन। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को हाल ही में ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन के बोर्ड सदस्य के रूप में नामित किया गया। गावी यानी कि ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन बोर्ड के सदस्य के रूप में डॉक्टर हर्षवर्धन का कार्यकाल 2021 से 2023 के बीच रहेगा और ये इस बोर्ड में दक्षिण पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय और पश्चिम प्रशांत क्षेत्रीय कार्यालय का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके साथ ही देखा जाए तो गावी का उद्देश्य क्या होता है कि सभी के लिए टीकाकरण के लक्ष्य के लिए कार्य करना और इसके साथ साथ महामारी के खतरे से दुनिया की रक्षा करना गावी का प्रमुख लक्ष्य होता है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो अभी टीकाकरण के मामले में कोवैक्स की बात हो रही है, कोरोना वायरस से संबंधित वैक्सीन की बात हो रही है, तो इस पर यह विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ काम कर रहा है। कोवैक्स एक गठबंधन है जिसका उद्देश्य विकासशील देशों को कोविड-19 टीकों की समान पहुंच प्रदान करना है। किसी के साथ बिना भेदभाव के सभी देशों को एक समान रूप से टीके की उपलब्धता करानी है कोविड-19 की। इसका एक उद्देश्य के उद्देश्यों में से एक है। तो भारत के इम्यूनाइजेशन ड्राइव जैसे रोटा वायरस वैक्सीन, मिजल्स रूबेला वैक्सीन, न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन, टेटनस और एडल्ट डिप्टीरिया वैक्सीन और इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन में गावी प्रमुख भूमिका निभाता है। यहीं अगर एक दृष्टि डालें तो न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन को बनाने वाला विश्व में तीसरा उत्पादक देश और भारत का पहला जो कंपनी है कौन सी है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विकासशील देशों में पहला कंपनी बना है जिसने न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन को लॉन्च किया अभी हाल ही में, और ये विश्व में तीसरा पीवीसी तक पहुंचने वाला कंपनी बन गया है। तो चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि म्यांमार नौसेना में भारत द्वारा प्रदान की गई पनडुब्बी को शामिल किया गया। किस पनडुब्बी को शामिल किया गया? अरिहंत, सिंधुवीर, करंज या इनमें से कोई? तो इसका आंसर होगा सिंधुवीर। अभी हाल ही में म्यांमार की नौसेना ने सिंधुवीर पनडुब्बी को शामिल किया है और आईएनएस सिंधुवीर को अक्टूबर 2020 में भारतीय नौसेना ने म्यांमार नौसेना को सौंपा था। और इसके साथ ही देखा जाए तो म्यांमार की नौसेना ने उपयोग के लिए इस पनडुब्बी की मरम्मत जो है भारत के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने की। इसके साथ ही इस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में आईएनएस सिंधुवीर के नाम से जाना जाता था और इसे 1988 में भारतीय नौसेना में ये कार्यरत थी। इसके साथ ही अब देखा जाए तो म्यांमार की नौसेना में इसे जो नाम दिया गया है वो नाम क्या है? UMS मियने थिएन खातू के नाम से इसे जाना जाएगा। किसमें? म्यांमार की नौसेना में। इसके साथ ही ये म्यांमार की पहली पनडुब्बी होगी और सिंधुवीर पनडुब्बी एक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है और ये किलो श्रेणी की पनडुब्बी है। भारत के किलो श्रेणी की पनडुब्बी है। ये एक दृष्टि यहाँ पर भारत और म्यांमार के संबंधों पर डालें तो ये कुछ इस प्रकार है कि भारत और म्यांमार के बीच जो सहयोग है वो काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हुई है इनके बीच में, और ये केवल सैन्य ही नहीं बल्कि आर्थिक क्षेत्र में भी ये सहयोग बढ़ा है। और इसमें त्रिपक्षीय राजमार्ग और इसके साथ साथ काला दान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का भी निर्माण ये दोनों देश आपस में मिलकर कर रहे हैं। इसके साथ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट जो कि कलकत्ता से सितवे बंदरगाह को जोड़ता है, और इस परियोजना के द्वारा म्यांमार काला दान नदी को भारत के उत्तर पूर्व राज्यों से जोड़ेगी। इसके साथ ही म्यांमार जो है भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। इसी प्रकार अगर म्यांमार की स्थिति मानचित्र पर देखें तो ये कुछ इस प्रकार से दृष्टिगत होती है। तो यहाँ हमारी ये प्यारी पृथ्वी और इस पर हमारा प्यारा देश भारत, इस पर अगर उत्तर पूर्व में चलें तो उत्तर पूर्व में हमें म्यांमार देश दिखाई देगा और इसके साथ साथ हमारे वे राज्य जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। तो एक दृष्टि इन पर डालें तो भारत के जो राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम जो कि म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। इसके साथ ही सितवे बंदरगाह की स्थिति देखें तो सितवे बंदरगाह कुछ इसके दक्षिण पश्चिम में है, तो ये सितवे बंदरगाह है यहाँ पर, और इसका जो रूट होगा वो हमारे कलकत्ता बंदरगाह से जोड़ा जाएगा। कलकत्ता बंदरगाह से इस प्रकार से ही सितवे बंदरगाह को जोड़ा जाएगा और सितवे बंदरगाह से
एक कालादान रिवर है जो कि भारत के दक्षिण पूर्व राज्य मिज़ोरम को जोड़ता है इस तरह से। तो इस प्रकार देखा जाए तो यह एक महत्वपूर्ण कदम है दोनों देशों के बीच में, जो एक दूसरे के संबंधों को आर्थिक और राजनीतिक और इसके साथ साथ सैन्य संबंधों को मजबूती प्रदान करती है। चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि महासागर डेटा प्रबंधन के लिए अपनी तरह का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजिटल ओशन किसने लॉन्च किया? ऑप्शन नरेंद्र मोदी, डॉक्टर हर्षवर्धन, पीयूष गोयल या अमित शाह। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर हर्षवर्धन। पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजिटल महासागर या डिजिटल ओशन का शुभारंभ किया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा ने भारतीय डेटा प्रबंधन के लिए अपनी तरह का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म ये विकसित किया है और ये प्लेटफॉर्म डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में भी योगदान देगा। इसके साथ ही देखा जाए तो ये हमारे महासागरों के स्थानीय प्रबंधन और ब्लू इकोनॉमी की पहलों पर विस्तार से मदद करेगा। इसके साथ ही देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र जिसने इसको लॉन्च किया है या अपनी तरह का जो प्लेटफॉर्म है उसको विकसित किया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म को विकसित किया है, वह क्या है? वह एक पृथ्वी मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है और इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। ये सुनामी, तूफानी लहरों और ऊंची लहरों आदि के लिए चेतावनी सेवाएं प्रदान करता है। वर्तमान में इसके जो निदेशक हैं वो कौन है? श्रीनिवास कुमार इसके निदेशक है। वहीं यदि ब्लू इकोनॉमी पर एक नज़र डालें तो ब्लू इकोनॉमी क्या होती है? ब्लू इकोनॉमी महासागरों के संसाधनों के उपयोग को इस प्रकार से प्रदर्शित करती है कि उसका जब आर्थिक विकास, आजीविका या रोजगार या महासागरीय परितंत्र के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर अगर महासागरीय संसाधनों का उपयोग होता है तो उसे नीली अर्थव्यवस्था कहते हैं। नीली अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? यदि महासागरीय संसाधनों का उपयोग आर्थिक विकास, आजीविका और रोजगार तथा महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर किया जाए तो उसे नीली अर्थव्यवस्था कहते हैं। नीली अर्थव्यवस्था को मरीन अर्थव्यवस्था, तटीय अर्थव्यवस्था एवं महासागरीय अर्थव्यवस्था के नाम से भी पुकारा जाता है। तो चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय रेलवे ने किस राज्य में रेल कोच फैक्ट्री कमीशन किया है? ऑप्शन है गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, बिहार। तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। सुशासन दिवस के अवसर पर मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री को भारतीय रेलवे के PSU रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा कमीशन किया गया। परियोजना की मंजूरी के बाद कारखाने को केवल 2 वर्षों में ही चालू कर दिया गया है और सुशासन दिवस जो मनाया जाता है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी के साथ रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें जिसने इस कोच की शुरुआत की है, कोच फैक्ट्री की शुरुआत की है, स्थापना की है, वह भारतीय रेलवे का एक संगठन है जो देश में रेल के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। इसके साथ ही देखा जाए तो यह रेल मंत्रालय के स्वामित्व वाली एक मिनी रत्न PSU है। मिनी रत्न PSU है कौन? भारत रेल विकास निगम लिमिटेड। रेल विकास निगम लिमिटेड भारत की मिनी रत्न PSU है। इसके साथ ही देखें तो भारत में 10 महारत्न और 14 नवरत्न और 73 मिनी रत्न कंपनियां हैं, जिसमें से 10 महारत्नों पर अगर दृष्टि डालें तो हम पाते हैं कि ये कुछ इस तरह से हैं: भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, NTPC लिमिटेड, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अभी हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये भारत की 10 महारत्न कंपनियां हैं। इस सूची को आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सा देश वर्ष 2020 में अति विषम जलवायु घटनाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है? ऑप्शंस हैं बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा भारत। भारत एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार ये देखा गया कि भारत 2020 में अति विषम जलवायु घटनाओं से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला देश है और इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत में अति विषम जलवायु घटनाओं के कारण 2067 लोगों की मृत्यु भी हुई है। इस घटना में 2020 की घटना में मुख्य रूप से बाढ़
और चक्रवात अम्फान का जिक्र किया गया है इस रिपोर्ट में, जिसने मानव जीवन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया और इसके साथ साथ विस्थापन के लिए भी मुख्य कारक रहा। विस्थापन यानी कि इन आपदाओं के कारण लोग जहां रह रहे थे, लोगों का विस्थापन हुआ, वहां से वह किसी दूसरे स्थान पर प्रवास कर गए हैं। वहीं अगर देखा जाए तो सुपर साइक्लोन अम्फान बंगाल की खाड़ी में आया था और इसका नाम जो रखा गया अम्फान, वो थाईलैंड ने नाम दिया। और तो चक्रवात एक कम दबाव वाले क्षेत्र की प्रणाली होती है जिसके चारों तरफ तेज हवाएं प्रवाहित होती हैं, और ये अम्फान चक्रवात ने सबसे ज़्यादा तबाही पश्चिम बंगाल राज्य में मचाई। अगर एक दृष्टि इसके मार्ग पर डालें तो अम्फान का मार्ग कुछ इस तरह से रहा था। ये हमारा प्यारा इंडिया और भारत और इसके पूर्व में यहाँ बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ पर ये चक्रवात अम्फान है जो कि लगातार किधर की तरफ बढ़ा, पश्चिम बंगाल राज्य की तरफ बढ़ा, और इसके आसपास के जो पूर्वी राज्य थे उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, यहाँ पर सबसे ज़्यादा तबाही इस अम्फान ने मचाई थी, जिसके कारण सबसे विषम परिस्थितियों वाला, जलवायु के लिए विषम परिस्थितियों वाले देशों में भारत की गिनती दर्ज की गई है। ये सुपर साइक्लोन था। अम्फान क्या था? सुपर साइक्लोन था। और अम्फान का नाम किसने दिया? थाईलैंड द्वारा अम्फान का नाम दिया गया। तो चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जवाहर को भविष्य में मिनी महाबलेश्वर के रूप में जाना जा सकता है। जवाहर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप। तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्य रूप से आदिवासी क्षेत्र जवाहर को भविष्य में मिनी महाबलेश्वर के रूप में जाना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर बड़े पैमाने पर स्ट्रॉबेरी की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। और मुख्य रूप से देखा जाए तो स्ट्रॉबेरी की खेती मुख्य रूप से महाबलेश्वर में की जाती है, और ये महाबलेश्वर का एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन भी है, पर्यटन स्थल भी है। और महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी को 2010 में जीआई टैग भी प्राप्त हुआ था। एक दृष्टि जीआई टैग पर डालें तो भौगोलिक संकेतक या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का इस्तेमाल ऐसे उत्पादों के लिए किया जाता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है, और ये इस बात का प्रमाण होता है कि यदि वे वस्तुएं उस क्षेत्र से आती हैं तो उन उत्पादों की विशिष्ट विशेषताएं और प्रतिष्ठा वहाँ के मूल क्षेत्र के, वहाँ की जलवायु के कारण ही है। और इस चीज़ से इस बात की गारंटी मिलती है कि वो उनकी गुणवत्ता और विशिष्टता उसी प्रकार से होगी, यानी कि वो ओरिजिनल ही चीज़ें होंगी यदि वह वहाँ से आ रही हैं। तो इसी के साथ देखा जाए तो भारत का पहली वस्तु दार्जिलिंग टी थी, जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ था। भारत का पहला उत्पाद क्या था? दार्जिलिंग टी, जिसे 2004 में जीआई टैग प्रदान किया गया था, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रदान किया गया था। तो चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने स्वदेशी रूप से निर्मित किस मिसाइल के निर्यात को मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन है रुद्रम, आकाश, निर्भय, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आकाश। आकाश मिसाइल को अभी जो कि स्वदेशी रूप से निर्मित मिसाइल है, इसके निर्यात को मंजूरी दे दी है, यानी कि इसको अब हम दूसरे देशों को बेच सकते हैं और दूसरे देश हमसे ये खरीद सकते हैं, जिससे भारत के राजस्व में भी बढ़ावा होगा। एक दृष्टि यदि आकाश मिसाइल पर डालें तो ये छोटी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल है, और इसे DRDO के द्वारा इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित किया गया। ये प्रोग्राम 1984 में शुरू किया गया था। इस मिसाइल की रेंज लगभग 25 से 30 किलोमीटर है, और यह किसी भी मौसम में अपने लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। इसके साथ ही यह लड़ाकू विमान, क्रूज मिसाइल तथा बैलिस्टिक मिसाइल को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। तो चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि हर्बल दवाओं को विकसित करने हेतु योगदान के लिए किसे साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2018 प्रदान किया गया? ऑप्शन है हेमंत कुमार पांडे, टेसी थॉमस, सुधीर कामत, प्रवीण के कामत। तो इसका आंसर होगा हेमंत कुमार पांडे। हेमंत कुमार पांडे को हर्बल दवाओं को विकसित करने के उद्देश्य से उनके योगदान के लिए DRDO द्वारा साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2018 का अवार्ड दिया गया। किसे? हेमंत कुमार पांडे को। और इसमें उन्हें ल्यूकोडर्मा के उपचार के लिए एक दवा ल्यूकोस्किन के लिए ये पुरस्कार दिया गया। हेमंत कुमार पांडे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में DRDO के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ बायो रिसर्च एनर्जी के शोध कर रहे हैं। इसी तरीके से देखा जाए DRDO की स्थापना 1958 में की गई, मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इसके निदेशक कौन है?
जी सतीश रेड्डी हैं। जी सतीश रेड्डी का नाम अभी हाल ही में बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम में यही पूछा गया कि डीआरडीओ के वर्तमान निदेशक कौन हैं। तो ये थे आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं वीडियो के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्न पर। तो वीडियो के अंदर पूछा जाने वाला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार किसने जीता। ऑप्शन है सेल, गेल, ओएनजीसी, भेल। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और लक्ष्य के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ें। धन्यवाद।